हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी तैयारियों में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे जून 2014 में पेपर सेकंड में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स देखिए। वो सारे आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जून 2014 में सेकंड पेपर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। एक बुक है, यहाँ पे बुक का ऑथर पूछा गया है, जो कि ऑब्वियसली हर तरह के एग्ज़ाम में आपसे जब भी नेट का एग्ज़ाम होगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गई आपका, मतलब जो भी यूनिट है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, बुक्स पूछी ही जाएंगी। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड करके भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। आज हमने 9th पार्ट अपलोड किया है, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, उसका भी लिंक आपको नीचे दे दूँगा अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो। ठीक है, तो ये जो बुक है, बुक का नाम है पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्यूरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप। पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्यूरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 से 99 इन सर्च ऑफ अ पॉलिसी, ये बुक का नाम है एक्चुअली। और ये बुक पूछी गई थी कि किसने लिखी है, तो ये आयशा सिद्दीकी अदा, आयशा सिद्दीकी अदा ने ये बुक लिखी हुई है। और इसका ईयर क्या है, इस बुक को कब लिखा गया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइए, या अगर आपको ऑलरेडी पता है तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। राइट, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो असर्शन और रीज़न से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जिसमें भारत दक्षिणी एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है। भारत क्या कर रहा है यहाँ पे, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत की बात की जा रही है कि भारत किस चीज़ का अनुसरण कर रहा है, एक पॉजिटिव एसिमेंट्री, एक सकारात्मक असमरूपता। ठीक है, असमरूपता, सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित किया जा रहा है। देखिए, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, बातें दोनों सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही हैं उतनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भारत की बात की जा रही है साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, भारत की एक सकारात्मक असमरूपता, ये एक फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भारत जो एक इनिशिएट ले रहा है कि पॉजिटिव एसिमेंट्री, ठीक है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, इस चीज़ का अनुसरण कर रहा है साउथ एशिया में। ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। बात ये है रीजन में कि भारत को चीन और पाकिस्तान एकजुटता द्वारा, मतलब चीन एंड पाकिस्तान की एकजुटता के द्वारा भारत को क्या जो सामरिक रूप से निरोधित किया जा रहा है। ठीक है, भारत को कहीं ना कहीं इंडियाज़ जो स्ट्रेटजिकल कंटेंट है, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान का, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं भारत को जो है एक थ्रेट दिया जा रहा है, या उसको भारत का जो विरोध किया जा रहा है चाइना एंड पाकिस्तान के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक्सप्लेनेशन इन द सेंस ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है, इसलिए इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती कि जो रीज़न है वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है सर्शन का, इसीलिए स्टेटमेंट्स बोथ आर ट्रू। ठीक है, इसका आंसर बी रहेगा ऑप्शन में, जिस तरह से होता है कि बोथ आर ट्रू, ए एंड आर। ठीक है, ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजन, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछा गया था इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए था, जिसमें कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके ईयर को हमने मैच करना था कि कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में आई हुई है। ठीक है, सबसे पहले OAS, OAS मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट मीन्स अमेरिका के स्टेट्स, अमेरिका के कुछ राज्यों की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, ये कब आई थी अस्तित्व में, 1948 में आई थी। ठीक है, उसके बाद नाफ्टा, नाफ्टा मीन्स नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 1994, मेरा बर्थ भी हुआ था 94 में, ये तब आया है नाफ्टा। ठीक है, AMU अरब मेगरेव यूनियन, ये 1989 में आई है, अरब मेगरेव यूनियन। और सीएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो। ठीक है,
ये 1954 में। एक नाटो भी है, नाटो, NATO, नाटो। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है और नाटो कब बना था, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या थे ये, क्योंकि देखिए इस बार पूछा गया था 2014 में, ये पूछा गया था कि ये कब कब अस्तित्व में आए हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं। लेकिन हो सकता है इसकी बारीकियां, जो इसकी जो और डिटेल है वो पूछी जाए आपसे। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि ओएस का, और कब फाउंड हुआ था 30 अप्रैल 1948 को। अब पर्पस क्या है इसका, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कोई अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर जो एसोसिएशन स्टेट्स की बनी है तो वो किस पर्पस के लिए बनी है, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सार्क का पर्पस पूछा जाता है, आसियान का पर्पस पूछा जाता है, ठीक है। तो ओएएस का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ रीजनल सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो है एक क्षेत्रीय एकरूपता, ठीक है, और एक सहयोग, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल सॉलिडेरिटी इनका मेन पर्पस है, ठीक है, इन स्टेट्स का यूनाइट होने का, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, क्योंकि हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है कि जी ओएएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका जो हेडक्वार्टर है। और ओएएस के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो 35 मेंबर है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि कितने मेंबर हो सकते हैं ओएएस के, ये 35 मेंबर है इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। 35 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है सारे ये ओएएस के मेंबर हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट हम दूसरा है नाफ्टा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो साइन कब साइन किया गया था 1 जनवरी 1994 में, जैसे कि मैंने बताया 94 में नाफ्टा आया था। और साइन किसके द्वारा किया गया, ये कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया एंड यूएसए हो गया, ठीक है। ये 3 देश इसके मेंबर हैं, नाफ्टा के 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। तो आपने ये भी याद रखना क्योंकि इस क्वेश्चन से मेंबर्स को भी पूछा जाता है कि नाफ्टा में कौन कौन मेंबर हैं। मान लीजिए ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन सा मेंबर जो है नाफ्टा का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। एंड क्रिएटिंग आ ट्राइलेटरल रूल्स बेस्ड ट्रेड ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका द एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1994, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट नाफ्टा। आगे हम देखते हैं सीटो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सीटो की फुल फॉर्म क्या थी, द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इस्टेब्लिश्ड इन फैब 1955, ठीक है, 1955 में 19 फैब 1955 में जो है सीटो को जो है इस्टेब्लिश किया गया है। एंड सीटो वाज क्रिएटेड बाय द साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी, ठीक है, ये कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, साउथ ईस्ट एशिया के द्वारा बनाई गई थी। और मनीला पैक्ट, ठीक है, मनीला पैक्ट भी कहते हैं फिलीपींस में, ठीक है, द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ सीएटो, ठीक है, was established in 19 Feb 1955 at a meeting of treaty partner in Bangkok, Thailand। अब बैंकॉक कहाँ पे, ये थाईलैंड बैंकॉक में जो है 19 Feb 1955 को एट ए मीटिंग ऑफ ट्रीटी पार्टनर इन बैंकॉक, ठीक है, वहाँ पे जो है सीएटो को जो है ऑफिशियली सीएटो के इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या था, AMU, ठीक है, द अरब मार्गेव यूनियन, राइट। ये कब बनाई गई थी, ये 1989 में द अरब मार्गेव यूनियन। क्या हुआ था कि ये एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, विच एम फॉर द इकोनॉमिक एंड फ्यूचर पॉलिटिकल यूनिटी अमंग अरब कंट्रीज, ठीक है, अरब देशों के बीच में जो है एक इकोनॉमिक, सॉरी ब्लर हो रहा है, ठीक है, अरब कंट्रीज़ के बीच में एक इकोनॉमिक एंड फ्यूचर पॉलिटिकल यूनिटी के लिए जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, अरब कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। और इसकी मेंबरशिप अगर हम देखें तो देखिए अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटेनिया, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया, ठीक है, ये सारे मेंबर्स हैं अरब मगरेब यूनियन के, ठीक है, AMU 1989 में जो बना था, इसकी मेंबरशिप है अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटेनिया, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया, ठीक है। बस आपने इसमें मुख्यतः ये बातें याद रखनी कि कब बना था, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया कि कब बना था ये, ठीक है, 1989 में। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसकी मेंबरशिप पूछी जाए, ठीक है, तो आपने बस ये मेंबर्स भी याद रखने, अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटेनिया, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया। और किस लिए आया था,
ये एग्रीमेंट किस लिए हुआ था? ये हुआ था इकोनॉमिक एंड फ्यूचर पॉलिटिकल यूनिटी अमंग अरब कंट्रीज़, ठीक है। अरब की जो अरब के देश है, ठीक है, उनके बीच में जो है एक आर्थिक और फ्यूचर जो राजनीतिक एकता, ठीक है, फ्यूचर पॉलिटिकल यूनिटी के लिए जो है ये जो है मैग्रेब इन नॉर्थ अफ्रीका में जो है ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, फॉर ट्रेड एग्रीमेंट था ये, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेनहेगन में COP इसको बोलते हैं, ठीक है, कोपेनहेगन में COP 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? ठीक है, कोपेनहेगन COP 15 के रूप में सुप्रसिद्ध जो संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन का जो एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया कि उस सम्मेलन का संबंध किस से है या किस मुद्दे से है, किस इशू पे ये सम्मेलन हुआ था? तो वो हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, जलवायु परिवर्तन। इसी तरीके से बहुत सारे जो सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है वो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे वो कोई चाहे वो मान लीजिए कोई न्यूक्लियर आर्मामेंट्स पे हो, ठीक है, चाहे वो आपकी इन्वायरमेंट पे हो या आपकी ओजोन से हो संबंधित हो, इंटरनेशनल पीस पे हो। तो बहुत सारी इस तरह की जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के बेला सेंटर में जलवायु परिवर्तन पर 12 दिन का सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के बेला सेंटर में, ठीक है। किस पे हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर 12 दिन का एक सम्मेलन हुआ था। कब से कब तक? 7 से 18 दिसंबर 2009, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि विकसित व विकासशील देशों के आपसी टकराव की वजह से 192 देशों के नेताओं का सम्मेलन बेनतीजा खत्म हो गया था। मीन्स इसमें जो कितने मेंबर थे? 192 देश थे, ठीक है। लेकिन जो एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो आपसी टकराव हो रहा था, उस वजह से ये सम्मेलन जो है बेनतीजा खत्म हो गया। इस सम्मेलन का कोई भी नतीजा नहीं निकला, ठीक है। तो ये सम्मेलन था जो कोपेनहेगन 15 के नाम से प्रसिद्ध है और किस पे आधारित है? ये जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है, 2009 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? मतलब अगर इंटरनेशनल पीस के लिए कोई खतरा होता है, ठीक है, कोई वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक शांतिपूर्ण निपटारा कैसे किया जाए ताकि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखा जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए किन्हीं देशों के बीच वाद विवाद होता है तो क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक खतरा है। और ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि इसका निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से इसका निपटारा कैसे करें, ठीक है। इसके लिए जो तरीके हैं वो खोज करती है आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। किस में? ये है आपका जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, ठीक है, उसके चैप्टर 7 और आर्टिकल 42 में। चैप्टर हो सकता है कई बार चैप्टर 7 पूछ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है वो उसका जो चैप्टर 7 किस से संबंधित है। आपके पास ऑप्शंस होंगे नीचे, या फिर आर्टिकल पूछा गया होगा, या जैसे यहाँ पे ये पूछा गया कि बताइए कि शांतिपूर्ण तरीक़ों से अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करना या वाद विवाद का निपटारा करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो किस चार्टर या किस आर्टिकल में जो है उन तरीक़ों की खोज करती है। तो वो है चैप्टर 7 है और आर्टिकल 42 है, ठीक है, चार्टर का। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जब दो लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, इस युद्ध के प्रकार का नाम बताइए। अब यहाँ पे एसिमेट्री वॉर की बात की जा रही है, असममित युद्ध की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है असममित युद्ध? क्या होता है कि जब दो लड़ाकू योद्धा मीन्स दो देश हैं, ठीक है, अपने चरित्र और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न है कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है। तो इस युद्ध को हम क्या कहेंगे? असममिति युद्ध या एसिमेट्री वॉर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाज़ा संघर्ष 2009 में गाज़ा संघर्ष रिपोर्ट पर यूनाइटेड नेशन तथ्य खोजी मिशन का नाम क्या था? ठीक है, यूनाइटेड नेशन तथ्य खोजी मिशन एक मिशन था, ठीक है, उनकी रिपोर्ट आई थी, उसका नाम क्या था? कौन सी रिपोर्ट थी? वो गोल्ड स्टोन रिपोर्ट थी, जो किस पे थी? गाज़ा संघर्ष पे 2009 में, ठीक है। देखिए क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में दक्षिण अफ्रीका के न्यायविद रिचर्ड गोल्डस्टोन की अध्यक्षता में इजराइल
कि गाज़ा संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामले की जांच व तथ्यों की खोज के लिए क्या किया, एक इन्होंने इनको रिचर्ड गोल्डस्टोन को भेजा इन्होंने, ठीक है। तो रिपोर्ट में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन दोनों को युद्ध अपराध और मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया गया, ठीक है, कि फिलिस्तीन हो गया और इजराइल, इन दोनों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है और एक युद्ध अपराध, ठीक है, युद्ध अपराध और मानवाधिकारों का इन्होंने उल्लंघन किया है, ठीक है, उसके लिए इनको दोषी ठहराया गया है। अब क्या होता है कि दोनों देशों को ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, और प्रतिबंध लगाते हुए इनको ये कहा गया कि वो अपने देश की सीमा में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सज़ा दें, ठीक है, उनको सज़ा देने को कहा गया, तभी उनके मामले पर गौर किया जाएगा, कहाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। इजराइल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, ठीक है। तो ये थी गोल्डस्टोन रिपोर्ट जो किस पे थी, गाज़ा संघर्ष 2009 पर आधारित थी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में ये गया था, ये रिचर्ड गोल्डस्टोन, ठीक है, उनकी रिपोर्ट थी गोल्डस्टोन रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करने के लिए आया था, ठीक है। इसमें बुक्स पूछी गई है और उनके ऑथर, मैंने यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखे, जानबूझ के नहीं लिखे, क्योंकि ये आपने बताने मुझे कमेंट में कि कौन सी बुक की इसमें से कौन से ईयर में आई हुई है, ठीक है। सबसे पहले जो बुक है इसमें न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक, ठीक है, नव यथार्थवाद और इसके आलोचक, न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, ये बुक है आर क्यूहेन की, ठीक है, आर क्यूहेन की ये बुक है न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। आपको बुक्स तो याद रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि बुक्स आती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम वेल्थ टू पावर, ठीक है, फ्रॉम वेल्थ टू पावर ये बुक है, ये आपकी एफ जकारिया की, ठीक है, फ्रॉम वेल्थ टू पावर। तो इसका भी आपने ईयर मुझे बताना है, चारों बुक्स के ईयर आप मुझे सर्च करके बताइए कि कौन सी बुक किस ईयर आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये बुक बहुत बार रिपीट होती है, द 20 ईयर क्राइसिस, ठीक है, ये E.H. कार की बुक है और इसमें इन्होंने उन 20 सालों की बात की हुई है जो 1919 से लेके 1939 तक रहे, मतलब जैसे आपको पता है कि 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध रहा था, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी इस तरह का वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, लेकिन ठीक 1918 में जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, 1919 से लेकर 1939 तक कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही थी थ्रू लीग ऑफ नेशन, लेकिन 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। तो 1918 से लेकर 1939 तक लगभग 20 साल, ठीक है, इन 20 साल के अंतर्गत जो क्राइसिस रहा, उस क्राइसिस की बात की यहाँ पे E.H. कार ने, द 20 ईयर क्राइसिस, E.H. कार की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इसके बाद द ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स, ये भी बहुत बार बुक पूछी गई है और पूछी भी जाती है, ठीक है, द ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स, तो ये जे मर्शाइमर की बुक है। ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया कि आपने इसका ईयर जो है मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की सही विशेषताएं बताइए, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल क्या है, देखिए, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ द रूल्स जनरली रिगार्डेड एंड एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग इन रिलेशंस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में रूल्स जो भी, मतलब आप कोई ट्रीटी होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उन एग्रीमेंट के द्वारा अगर कोई अपने किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है या एक कंट्रीज़ का एक समूह है, ग्रुप है, ठीक है, उनके बिटवीन कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जो उन्हीं चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ द रूल्स जनरली रिगार्डेड एंड एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग इन रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन नेशंस, राज्यों और राष्ट्रों के बीच में जो है कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जिस तरह से रूल्स उन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल रिलेशन, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड संगठित एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने की या उनको बनाए रखने की बात की जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में जो अलग अलग देशों के बीच में जो एक रूल्स बनाए जाते हैं या एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, समझौते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन क्या आया था कि इंटरनेशनल जो लॉ है इसके आधुनिक संस्थान की सही विशेषताएं क्या थी, तो जो सही है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, बाकी जो नहीं थी वो नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सहमति और कानूनी दायित्व, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होती है, कंसेंट होती है, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी इसमें बात की जाती है, कंसेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन।
दूसरा है इसमें भाषा और औचित्य का प्रयोग, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस ऑफ जस्टिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज संस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता, डिस्कोर्स ऑन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के आधुनिक संस्थान की। तो आपने इस क्वेश्चन को भी इस तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसमें रीजन और असर्शन के बारे में क्वेश्चन आया था। देखिए, असर्शन है कि वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। क्या आपकी ग्लोबलाइजेशन मीन्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। रीज़न क्या है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण भी इसमें समाविष्ट है। जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण बहुआयामी, इसमें बहुत सारे डायमेंशन जुड़ते हैं, बहुत सारे आयाम इसमें आते हैं, और उन्हीं आयामों में से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी, ये सारे आयाम भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल राइट स्टेटमेंट्स हैं, एंड जो आपकी जो रीज़न है, ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है स्टेटमेंट 1 को, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ भी वैश्वीकरण की बात हो रही है, यहाँ भी वैश्वीकरण की बात हो रही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा। थोड़ा सा हम इसमें वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है ये, ठीक है, टुवर्ड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर पूरा विश्व जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, इस तरह का एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है ये ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के साधनों से पूरा वर्ल्ड जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज द ओपनिंग ऑफ लोकल एंड नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू ए ब्रॉडर आउटलुक, ठीक है। लोकल चीज़ें भी, लोकल जो आपका कल्चर है, ठीक है, लोकल इकोनॉमी, उसको जो नेशनलाइज करके, ठीक है, उसको ब्रॉडर आउट ऑफ कंट्री या बियॉन्ड नेशन उसको जो एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है, थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज द ओपनिंग ऑफ लोकल एंड नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू ए ब्रॉडर आउटलुक टू एन इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, ठीक है। एक ऐसा वर्ल्ड जो इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है और एक दूसरे पे आश्रित है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड विद फ्री ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल फ्रंटियर्स, ठीक है। अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर मतलब राष्ट्रीय सीमाओं से, राष्ट्रीय सीमा रेखा से बिल्कुल बाहर इन चीज़ों को जो है यहाँ पे एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा और इसमें अगर हम देखें तो वैश्वीकरण, इसको हम सिंपल से वर्ड में इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण, ठीक है। आप जो लोकल लेवल पर आपका कोई चीज़ है, वस्तु है, ठीक है, या कोई इंसिडेंट होता है, उसको वर्ल्ड लेवल पर जो है जब वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, वो जो प्रोसेस है यही कहीं ना कहीं एक वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे क्या एक सोसाइटी माना जा रहा है, ठीक है, समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। जैसा कि हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट आर जो रीज़न था, ठीक है, उसमें भी हमने देखा कि इसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं, ठीक है। आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी, आर्थिक, ये सारी चीज़ें जो उसमें आ जाती हैं, ठीक है। नॉम चॉम्स्की जो कि अमेरिका के एक बहुत एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि सैद्धांतिक रूप में वैश्वीकरण शब्द का उपयोग जो आर्थिक वैश्वीकरण के नव उदार रूप का वर्णन करने में किया जाता है, ठीक है। बाकी और भी वैश्वीकरण से रिलेटेड बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हमें क्लियर करना ही पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सारे क्वेश्चन जितने भी जो 10 क्वेश्चन थे पेपर 2 में हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको इससे थोड़ी तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन तैयार करने और किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है पूछे जाने का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट शेयर भी कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।